नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भिंडी की खेती से लाखों की आमदनी कमा रही महिला किसान से मुलाकात। धनिया की उन्नत किस्में और बुआई की वैज्ञानिक तकनीक। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के अंदर देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में 22 से 24 सितंबर तक बाढ़ और जलाशय अवसादन रोकने के लिए लैंडस्केप प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्र राज्य सरकार व अन्य स्वायत्तशासी संस्थानों के करीब 200 वैज्ञानिक और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया और अपने विचार व्यक्त किए। भारत में कृषि मुख्यतः मौसम पर आधारित है और जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले मौसमी बदलाव का कृषि पर बेहद असर पड़ता है, जिसके भयानक परिणाम होते हैं। मिट्टी के क्षरण के अलावा मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। आज जरूरत है कि बाढ़ पर नियंत्रण हेतु प्रभावशाली उपायों पर गंभीर मंथन कर उन्हें अपनाने की। 3 दिवसीय सम्मेलन में बाढ़ एवं जलाशय अवसादन रोकने के लिए चुनौतियों के प्रभावी मुकाबले के लिए रणनीतियां विकसित करने पर चर्चा हुई। इस मौके पर बीएयू के कुलपति डॉक्टर ओएन सिंह ने बाढ़ एवं जलाशय अवसादन से कृषि पर पड़ रहे प्रभाव के बारे में बातचीत की। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 1400 मिलीमीटर होती है। मुझे लगता है कि आसाम और मेघालय को छोड़ के लगभग हर प्रदेश से ये ज्यादा है। इसके कुशल जल उपयोग के प्रबंधन से हमें बेहतर अवसर मिल सकता है। वर्षा जल संचयन, संरक्षण और जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अपनाने, बहुतायत जो हमारी अम्लीय मिट्टी हो गई है यहाँ पर, उसके सुधार के लिए वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए बाढ़ और जलाशय अवसादन रोकने के लिए लैंडस्केप प्रबंधन, इस विषय पर हमारा ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है ये बहुत सार्थक होगा। देखिए, कई सारी वैज्ञानिक उपलब्धि होती है जो वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं जिससे कि किसानों का भला हो सके, जिसमें से एक विषय है मृदा संरक्षण और जल संरक्षण। ये एक ऐसा विषय है जिसमें कम लोगों की रुचि होती है, क्योंकि इनके संरक्षण करने से तत्कालिक लाभ दिखते नहीं है ज़्यादा। ऐसे में किसान भाइयों के साथ भी समस्या होती है कि उन्हें लगता है कि क्यों करें ऐसा, इससे तो तत्कालिक लाभ नहीं है, इसमें क्यों लगाएं। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसमें नुकसान भी धीरे धीरे होता है, लेकिन ज़्यादा हो जाने के बाद आप वापस नहीं हो सकते। आप उस मिट्टी को फिर से पुनः उसी उत्पादकता के स्तर पे नहीं ला सकते। ये एक बहुत कठिन काम है। इसीलिए किसान भाइयों को चाहिए कि अपनी मिट्टी की सुरक्षा के सारे इंतजाम, जैसे खेत का समतलीकरण करना हो, जब पौधे लगाएं तो ढाल के समानांतर न लगा के ढाल के विपरीत लगाएं। ऐसी कुछ बंद बनाना, जैसे कुछ ट्रेंच खोदना, अगर पेड़ पौधे लगाने हैं तो गड्ढे खोदना ताकि उसमें से मिट्टी रुक जाए, पानी रुक जाए। ऐसी कुछ साधारण व्यवस्थाएं और उपाय है जिसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें सिर्फ जागरूकता का विषय है। अगर किसान ये भाई हमारे बात को समझें कि ये नुकसान अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन समय के साथ ये नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसमें हमको वापस करना मुश्किल होगा और हमारे बच्चे इस बात से ज़्यादा प्रभावित होंगे, प्रताड़ित होंगे, उन्हें उत्पादन नहीं मिलेगा। तो इन सारी विषयों को लेकर जो शोध हुए हैं वैज्ञानिकों, वो किसानों के लिए, किसानों तक शायद सीधा ना भी पहुँचे, लेकिन नीति निर्धारकों के माध्यम से ऐसी नीति बने जो किसानों के हित का हो। ये एक मकसद है इसका।
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फसलों से मिलने वाले उत्पादन का किसी न किसी रूप में हम उपयोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है भी या नहीं, क्योंकि खेती में बढ़ता रसायनों का प्रयोग मिट्टी ही नहीं हमारी सेहत को भी खराब कर रही है। इसलिए जैविक खेती भी करनी आज की जरूरत है। कई किसान तो जैविक खेती में अपनी बड़ी पहचान बना चुके हैं। आइए मिलते हैं जमशेदपुर गोड़गोड़ा गांव की एक ऐसी ही महिला किसान सविता हांसदरा से। ये जैविक तरीके से भिंडी का उत्पादन कर रही है और इससे अच्छी उपज और मुनाफा कमा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैविक खेती से अब किसान जुड़ने लगे हैं और इसके फायदे भी जानने लगे हैं। यह बात सही है कि देश की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए फसलों का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, जो जैविक खेती से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर बड़े एरिया पर कोई फसल उगाना है तो वहाँ रसायनों का प्रयोग करना जरूरी हो सकता है, लेकिन कम एरिया पर बड़ी आसानी से जैविक खेती की जा सकती है, जिसमें आप कोई भी फसल उगा सकते हैं। ये महिला किसान जैविक तरीके से भिंडी की खेती कर रही हैं और अच्छा मुनाफा ले रही हैं। मैं यहाँ एक एकड़ जमीन में मैंने यहाँ पर भिंडी की खेती कर रही हूँ, जो मैंने 2 किलो बीज लगाया है। इनको जो हम लगाए थे ये जून महीना में था। जून महीना में हम लोग खेत की तैयारी कर रहे थे, जुलाई में लगाए थे। इनका हम लोग अगस्त के दूसरे सप्ताह से तोड़ रहे हैं, जो अभी 2 महीना हो गया है हम लोग को तोड़ते हुए। और ये हम लोग प्रतिदिन तोड़ते हैं, जिसमें मेरा 1 से 1.5 क्विंटल का 1.5 क्विंटल उत्पादन होता है प्रतिदिन, जो हम लोग साक्षी मंडी में बेचते हैं। और इनका एवरेज प्रतिदिन 25 रुपया के आसपास होता है। ये तो ऐसे घटता है बढ़ता है, इसलिए इसका मान के चलिए इनका एवरेज 25 रुपया है। ये जो भिंडी की खेती है ये हमारा लगभग 4 महीने तक चल जाएगा। तो इसमें खर्चा को जोड़ के अगर हम लोग पहले जुताई से लेकर बाजार में बेचने तक के थोड़ा बहुत जो ले लेते हैं, जो नीम का कुछ दवाई, सो वो सबको मिला के हम लोग का कम से कम 40,000 तक का खर्चा आ जाएगा, जो हम लोग का कम से कम 2 लाख के आसपास हम लोग की पूरी शुद्ध आमदनी हो जाती है, जिससे हम लोग घर परिवार अच्छा से चला लेते हैं। और ये हम भिंडी की खेती करके खुश भी है कि ये ऑर्गेनिक खेती करके हम दूसरों को भी खिला रहे हैं और अपने खुद भी खा रहे हैं, और जो शरीर के लिए भी अच्छा रहता है। 1 एकड़ से अभी तक लगभग इनको 30 कुंतल तक उपज मिल चुका है, जिससे अभी तक 75,000 रुपए की कुल आय हो चुकी है। अभी लगभग 25 कुंतल तक और उपज मिलने की संभावना है। इस तरह इनकी कुल आमदनी 1,37,000 के आसपास होगी, जिसमें से लागत निकालने पर इन्हें लगभग 1 लाख रुपए तक शुद्ध आय मिलने की संभावना है। जब हम इनको लगाए थे तो इनके लिए हम लोगों ने अच्छी सी मिट्टी की तैयारी की थी। मिट्टी की तैयारी करने के लिए पहले हमने मिट्टी को अच्छी तरह से जुता के सुखा दिया था। सुखाने के बाद उनको अच्छे से 2 ट्रैक्टर गोबर डाले थे, जो अच्छे से मिक्स करके इसके बाद जुताई किए, मिट्टी को सुखाए। इसके बाद लाइन बाय लाइन बनाने के लिए हम लोग ने 1.5 बाय 1.5 का लाइन बना लिया है। इसके बाद उसके ऊपर बीज लगा दिए हैं, जो 1 बाय 1 था। इनके बाद
जब बीज निकला तो हम लोगों ने 25 दिन के अंदर इनकी जुताई मतलब घास निकासी की थे। घास इसलिए हम लोग निकालते क्योंकि घास में अगर घास रह जाएगा तो कीड़े मकोड़े हो जाएंगे तो हम लोग की फसल अच्छी नहीं होगी। फसल की अच्छी पैदावार के लिए हम लोगों ने अच्छे से उनको घास निकाले, थोड़ा सा केचुआ खाद और गोबर हम लोगों ने थोड़ा छींट दिया था। इनके बाद थोड़ा आड़ी मतलब थोड़ा पौधे टाइट रहने के लिए पौधे को अच्छे से कोड़ाई किए, मिट्टी चढ़ा दिए थे पौधे के ऊपर ताकि पौधे अच्छा से मजबूत हो जाए, जो हवा पानी से गिर न जाए। इनके बाद हम लोगों ने हल्की सिंचाई कर दिए थे क्योंकि उस समय बारिश नहीं हो रहा था। अभी तो वैसे सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि हर दिन बारिश हो रही है, इसलिए हम लोग सिंचाई नहीं कर रहे। भिंडी की फसल में किसी तरह के रोग कीट नहीं लगे, इसके लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के साथ नीम के पत्तों को उबालकर और उसका घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करती रहती हैं। समय समय पर हम लोग इस पौधों पर नीम का दवाई देते हैं जो पूरा और तरफ से ऑर्गेनिक है। वैसे हम लोग इसमें नीम की पत्तियों को पीस के डालते हैं और नीम का खोल होता है जो उनको मिक्स करके देते हैं। खर्चा कम हो इसके लिए हम लोग पूरी तरह से घर ही में तैयार करते हैं। जो हम लोग का नीम का पेड़, नीम का पत्ता है, नीम का बीज को भी और खैनी का डंठल वो सब खुद तैयार करते हैं और उसका दवाई बना के हम लोग इसका छिड़काव करते हैं, जो कि हर 20 से 25 दिन के अंदर हम दवा का छिड़काव करते हैं। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है और अगर हम लोग खुद से दवाई बनाते हैं तो इसमें खर्चा कम पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बाज़ार से दवाई नहीं के बराबर खरीदें। तो इससे ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसमें हम लोग रासायनिक खाद नहीं देते क्योंकि ये फल हम लोग भी खाते हैं और सबको खिलाते भी हैं, इसलिए ऑर्गेनिक ही खेती करते हैं। ये जो हम लोग खेती करते हैं इनका मार्केटिंग का काम मेरे हस्बैंड देखते हैं और हम यहाँ खेती संभालते हैं। हमारे साथ और भी कई लोग हैं जो हमारे मदद करते हैं खेती में। ये जो हम लोग भिंडी की खेती करते हैं ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए खुद ही जीवामृत तैयार करके उसका छिड़काव करती हैं। इसके अलावा गुड़ाई के समय वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग करती हैं, जिससे इनकी फसल की अच्छी पैदावार होती है और उपज बढ़ती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। धनिया भारतीय रसोई का खास मसाला है और इसकी खासियत से सभी वाकिफ हैं। धनिया की पत्तियों की महकती खुशबू का तो जवाब ही नहीं। सूखा और ठंडा मौसम इसकी खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस समय धनिया की हरी पत्तियों और दाने दोनों के लिए खेती कर सकते हैं। तो चलिए इसकी खेती के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सर्वेश कुमार से। तो आज हम बात करेंगे कि धनिया की खेती कैसे करी जाए। आप जानते हैं कि किसान बंधु कि धनिया का उपयोग हम लोग मसालों में करते हैं, साथ साथ हम हरी पत्तियों में इसका हम यूज करते हैं। धनिया का बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी होता है क्योंकि इससे इस्तेमाल से हमारे पेट में बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इसके लिए जो जलवायु होना चाहिए वो शीत जलवायु यानी कि ठंडी जलवायु होनी चाहिए। सोइंग के टाइम पे हल्की गर्मी, रात में ज़्यादा ठंडी, और जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो यानी कि अप्रैल मार्च का महीना हो, तब इसमें हार्वेस्टिंग करी जाती है।
धनिया की खेती को उचित जल निकासी वाली भूमि में किया जा सकता है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। अधिक पानी वाले स्थान में इसकी खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। साथ साथ में धनिया की खेती में अगर जल जमाव की स्थिति आ रही है तो वहाँ पे समस्याएं आएंगी। तो वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपका जल निकासी होना चाहिए। खेत की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 जुताई होनी चाहिए और अंतिम जुताई से पहले आप किसान बंधु 15 टन गोबर प्रति हेक्टेयर दर से खेत में मिला देंगे। इसके साथ किसान बंधु हम लोग बात करेंगे, हम INM की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी पोषक तत्व प्रबंधन की। अगर हम असिंचित क्षेत्र की बात करें, यानी हम पहाड़ी की बात करें जहाँ बारिश अपने आप होती है, हमें इरीगेशन सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पे हम लोग 20 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास हम लोग प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु बिहार की कंडीशन में जहाँ पे ऐसी नहीं है, यानी कि सिंचित दशा में बात करी जाए तो जहाँ पे इरीगेशन करना है, वैसे अमूमन धनिया के खेत में 4 से 6 बार हमको इरीगेशन करना पड़ता है और इरीगेशन कंडीशन हमको 40 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 30 किलो हमें पोटेशियम डालना पड़ता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। नाइट्रोजन को हमें एक साथ पूरा नहीं डालना पड़ता है। फास्फोरस और पोटेशियम को आप सोइंग के टाइम डाल सकते हैं, परंतु नाइट्रोजन को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। उसकी 1/3 डोज आपको बुआई के समय, साथ में 1/3 की डोज जो आप पहला इरीगेशन करेंगे धनिया में तब आपको डालना है। उसके बाद जो आपका 1/3 जो बाकी बचा नाइट्रोजन है वो आपको फ्लावरिंग के टाइम पे आपको डालना होता है। यदि हम उन्नतशील प्रभेद की बात करें, वैरायटी की बात करें, तो हमारे यूनिवर्सिटी राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो वैरायटी है राजेंद्र स्वाति, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है आपकी उपज जो है 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर आती है। साथ में गुजरात कोरिएंडर 1, गुजरात कोरिएंडर 2, पंथ हरितिमा, LCC 133 ये अन्य वैरायटी में जिसमें भी आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। LCC 133 की कहा जाता है कि ये वैरायटी जो है आपको कम से कम 20 से 25 कुंटल धनिया भी उपज दे सकती है। धनिया की बुआई बीज के रूप में की जाती है। अधिक नमी वाली भूमि में 1 हेक्टेयर के खेत में धनिया के 15 से 20 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है तथा कम नमी वाले क्षेत्रों में 25 से 30 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों की बुआई से पहले उन्हें कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को दवा में मिलाकर उपचारित कर लें। इसके अतिरिक्त स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 ppm की उचित मात्रा से उपचारित कर बीज जनित रोगों से बचाया जा सकता है। और धनिया की उसमें क्या है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यदि 10 सेंटीमीटर कर दी जाए तो आगे जो वाला दाने की आवश्यकता होगी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम बात करें हम लोग वीड मैनेजमेंट की, जैसे कि आप देखें कि धनिया जो है और घास में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो जब कंपटीशन की बात हो जाएगी तो धनिया की पैदावार घट जाएगी। तो अमूमन हम लोग हैंड वीडिंग करते हैं धनिया में। धनिया के पौधों में खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है। इसकी बुआई के बाद खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। इसकी बुआई के बाद पेंटीमीथालीन 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। धनिया की कटाई के लिए आप वैसे तो अमूमन लोग हरे पत्ते के लिए यूज करते हैं, परंतु जो लोग बीज के लिए करते हैं, यानी कि जो उसको प्रॉपर हार्वेस्टिंग के टाइम तक जाते हैं, बीज बनाना चाहते हैं, उसके लिए 110 से 140 दिन का आपका टाइम लगता है। यदि हम असिंचित क्षेत्र की बात करी जाए तो उसमें हमारा 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर ईल्ड आती है, और यदि हम सिंचित क्षेत्र की बात करी जाए तो उसमें 18 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमको बीज हमारा प्राप्त होता है। इसी बंधुओं के साथ आपको कहूँगा कि धनिया के साथ हमेशा आप आलू की या अभी जो हमारा मक्का आ रहा है उसकी भी आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। ये किसान बंधुओं को एक पंथ दो काज, यानी कि आपका जो आलू है और धनिया है या मक्का है, इनके साथ भी आप डबल फायदा या डबल मुनाफा आप ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जलवारा, जिला दरभंगा के कृषक कृष्ण कुमार ने। ये मधुमक्खियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कृष्ण कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है मधुमक्खी पालन करने में, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डर्थ पीरियड। इसमें बहुत कम मिलता है, जिससे कि मधुमक्खियों को पराग कण या फिर पराग लेने में बहुत समस्या होती है। तो हमें इस समय क्या करना है कि मधुमक्खी को बचाने के लिए आर्टिफिशियल डाइट हम लोग देना स्टार्ट करते हैं। चीनी की चाशनी मधुमक्खियों का सबसे लोकप्रिय भोजन है। मधुमक्खी पालक चीनी या अतिरिक्त पदार्थों के साथ चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक भाग दानेदार चीनी और एक भाग पानी के अनुपात में पतला चीनी का घोल मिलाकर प्रति बॉक्स में रखें। आप इसे 120 से 140 फ़ारेनहाइट यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े डाले जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मधुमक्खियाँ लकड़ी के तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर डूबे बिना चाशनी पी सकें। कि हम लोग को जिस जगह पे हम लोग अपना बक्सा रख रहे हैं उस जगह का कौन कौन से फ्लावर हैं। बहुत सारे ऐसे भी फूल हैं जो कि खरपतवार पर जाते हैं। मधुमक्खियां खरपतवार पर जाती है, उसका पराग लेकर के, पराग कण लेकर के आती है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग क्या करते हैं कि खरपतवार को सबको उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन सारे खरपतवार हानिकारक नहीं है। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो मधुमक्खियां जिस पर की जाती है और वहां से अपना भोजन लेकर के आती है। एक चीज और क्या है कि कुछ एक पक्षी हैं जो भी मधुमक्खी को आकर के लेकर के उड़ करके चले जाते हैं। तो पक्षियों से बचने के लिए हमें क्या करना है कि एक जो सिल्वर फॉइल होता है प्लास्टिक का चमकीला, उसको मधुमक्खी के बक्से के आसपास में 3-4 गाड़ दें। इससे पक्षियां दूर रहती है। मधुमक्खियों को जीवित रहने के लिए, विकसित होने के लिए निरंतर ताजे और स्वच्छ पानी की जरूरत होती है। इसलिए आपके द्वारा चयनित स्थान के आसपास प्राकृतिक या कृत्रिम पानी का स्रोत होना जरूरी है। अधिकतर मधुमक्खी पालक पानी की बाल्टियों के अंदर लकड़ी या दूसरे पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, ताकि मधुमक्खियां पानी में डूबे बिना तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर पानी पी सके। अब इस समय क्या करता है कि एक जिसको हम लोग वैस्प बोलते हैं, लोकल भाषा में उसको बिड़नी या हड्डा बोलते हैं, वो क्या करता है कि वो आकर के एक एक मधुमक्खियां उठा करके लेकर के चला जाता है, जिसकी वजह से कॉलोनी को बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। इससे बचने के लिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा उपाय क्या करना है कि इधर आप जो हमारा एंट्रेंस है मधुमक्खी का जो मुंह है उसके सामने एक वायर का नेट डाल दे। एक ऐसा जाली का निर्माण करें जिससे कि केवल मधुमक्खियां अंदर बाहर कर सके और बड़ा वाला जो कीट है वो ना जा सके। इससे हम इसको बचा सकते हैं। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। इस कीट के लगने से मधुमक्खियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले इस कीट से होने वाली बीमारियां संक्रामक होती हैं, जो मधुमक्खियों के संपर्क में आने से आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। मधुमक्खी में यह कीट लगता है, इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85% फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह मौन वंश के बक्से के दरवाजे पर ही रख देना चाहिए। कि एक है मधुमक्खी का मोमी कीट। ये क्या करता है कि ये वैक्स मॉथ इसे हम लोग बोलते हैं। ये मधुमक्खी के छत्ते में कहीं भी अगर दरार है या फिर कोटर है, घर जैसा बना है, उस जगह पे अपना अंडा देती है। अंडा जैसे ही कुछ समय के बाद अंडा वो फूटता है और फूटने के बाद उससे जो शिशु निकलती है वो जाकर के मधुमक्खी का जो छत्ता है, वो जो वैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको खाना शुरू करती है। जो मोमी कीट है उसका मुख्य भोजन है हमारा मोम, उसके बाद ये पॉलन या हनी।
तो वो क्या करता है, जिससे कि हमारा जो मधुमक्खी पल रहा है उसके ऊपर भी प्रभावित करता है। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है कि छत्ते को फ्यूमिगेट किया जाता है। फ्यूमिगेशन करने के लिए हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड नामक केमिकल का रसायन का इस्तेमाल करते हैं। इसका 20 ग्राम हम लोग 1 क्यूबिक मीटर में एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 मीटर क्यूब का एरिया है, उसमें 20 ग्राम का फ्यूमिगेशन के लिए हम लोग डाल देते हैं, जिससे हमारा वैक्स मॉथ का उपचार किया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।